वेलकम स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है और फिर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, उसे कैसे डिफरेंट शेप्स के लिए निकाला जाता है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आप दे सकते हैं सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले जरूरी है एक डेफिनेशन। फॉर अ सिस्टम ऑफ particles, center of mass is that point which is at which its total mass is supposed to be concentrated। एक ऐसा पॉइंट जहां पर सिस्टम का टोटल मास कंसंट्रेटेड होगा, हम उसे बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। अब आगे इसमें एक और अप्रोच है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट दैट रिप्रेजेंट द एंटायर बॉडी। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटायर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं ये लॉस दे आर एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। तो जब हमें किसी बॉडी पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करना पड़ता है तो हम उस बॉडी का सबसे पहले सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। as a point mass having mass equal to that of the object when subjected to same external force that act on the object। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसका शेप कुछ भी हो, जब एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है तो हम ये मानते हैं कि वो एक्सटर्नल फोर्स उस सेंटर ऑफ मास पर एक्ट करेगा। तो हम फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि आपको दो पार्टिकल सिस्टम दिया है। एक तो मास है m1, उसका पोजीशन वेक्टर है r1, मास m2 का पोजीशन वेक्टर है r2। तो इनके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है rc। तो सेंटर ऑफ मास की जो बेसिक डेफिनेशन है उससे हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास। द rc कैन बी रिटन एज m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर तीन मासेस हों तो हम फिर m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। चार मासेस के लिए इसी तरह हम प्रोसीड करेंगे। अगर n मासेस हो तो भी यही तरीका होगा सेंटर ऑफ मास को निकालने का। लेकिन हमें पोजीशन वेक्टर्स मालूम होने चाहिए, मास m1 का और मास m2 का, दोनों का हमें पोजीशन वेक्टर मालूम होना चाहिए। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए वापस हम वहां जाते हैं पिछली स्लाइड पर, और अगर हम ये कहें कि m1 का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और m2 के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है xc yc। तो कई बुक्स में से xcom भी कहा जाता है, xcom एंड ycom। तो n मासेस के लिए हमने यहाँ लिखा है xcm सेंटर ऑफ मास, कॉम भी बोल सकते हैं। m1 x1 प्लस m2 x2 डैश 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 प्लस mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 डैश 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 अप टू mn। जिस तरह से हम x कोऑर्डिनेट निकालते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में, उसी तरह हम y कोऑर्डिनेट को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोवाइडेड हमें m1 m2 और जितने भी मासेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए, तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हम y कोऑर्डिनेट्स को भी निकाल सकते हैं, m1 y1 प्लस m2 y2 डैश 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 mn yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन mn। अब बात करते हैं जेड कोऑर्डिनेट की, क्योंकि थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक बॉडी के तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक होता है x कोऑर्डिनेट, एक होता है y कोऑर्डिनेट और एक होता है z कोऑर्डिनेट। तो z कोऑर्डिनेट को भी हम लिख सकते हैं m1 z1 प्लस m2
Z2 प्लस M3 Z3 एंड सो ऑन Mn Zn, और फिर डिवाइड करेंगे M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 डैश 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 अप टू Mn। तो इट लुक्स वेरी सिंपल। अगर हमें पोजीशंस मालूम है बॉडी की तो हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अब देखिए इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करिए। ये जो थ्योरी है ये हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगी। अब दो पार्टिकल्स आपको फिगर में दिख रहे हैं, एक है M1 दूसरा है M2। उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? D इक्वल टू D1 प्लस D2। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब मोमेंट की थ्योरी हम यूज करेंगे। मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास आर इक्वल। तो हम लिख सकते हैं M1 D1, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, M2 D2। तो D1 बाय D2 को हम लिख सकते हैं M2 बाय M1। हम कहना चाहते हैं D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय M। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं D1 इज टू D2। इस स्टेप को जरा ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन M1 इज टू 1 अपॉन M2। तो अब D1 को लिखा जाएगा 1 अपॉन M1 इंटू D अपॉन 1 अपॉन M1 प्लस 1 अपॉन M2। फिर आप एलसीएम ले लीजिए, D बाय M1 और डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा M1 M2 M2 प्लस M1। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए ये M1 कैंसिल हो गया, तो D1 की वैल्यू आ जाएगी DM2 अपॉन M1 प्लस M2। उसी तरह D2 की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आप खुद उसे जज करिए। D2 को आप क्या लिख सकते हैं? ये था, हाँ, DM1 आएगा। कितना आएगा? DM1 अपॉन D1 प्लस D2। तो इस चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, दैट D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय M। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आता है तो ये दो इक्वेशंस तो आपको याद ही रखने चाहिए, D इक्वल टू D1 D2। और मोमेंट ऑफ मासेस M1 का सेंटर ऑफ मास से मोमेंट होगा, क्योंकि M1 की डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से D1 है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसको आपको सीखना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चंस में इन्हें इन चीजों को अप्लाई कर पाएंगे। तो कहने की जरूरत नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है। तो D1 क्या होगा? DM2 अपॉन M1 प्लस M2, और D2 होगा DM1 अपॉन, और D1 प्लस D2 नहीं होगा, ये एक्चुअली गलत लिखा गया है। ये होना चाहिए M1 प्लस M2। देख के ध्यान दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि इसे कैसे निकाला गया है, तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के यूज से भी इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि कैसे उसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखिए, D क्या था? D1 प्लस D2। और M1 D1 किसके इक्वल था? M1 D1 इक्वल था M2 D2। यहां से हमने वैल्यू निकाली D2 की और इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दी। तो D इक्वल टू D1 प्लस D2 था, तो D2 की वैल्यू रखी M1D अपॉन M2 M1 D1 अपॉन M2। अब हम D1 को कॉमन लेंगे और फिर एलसीएम ले लेंगे। ये देखिए, D1 को हमने कॉमन ले लिया और ये आ गया 1 अपॉन M1 प्लस M2। अब एलसीएम में कितना आएगा? M2 प्लस M1। तो D1 को आप लिख सकते हैं DM2 अपॉन M1 प्लस M2। अब देखिए, इस रिजल्ट को थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखिए,
ये आपको मिल रहा है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको रेशियो मेथड में प्रॉब्लम होती है तो आप दूसरी चीज कर सकते हैं। अब थोड़ा इसकी प्रैक्टिस पे बात करेंगे। अब जैसे मान लीजिए दो मासेस हैं, इसको ले लेते हैं 2 kg और 4 kg, और हमें दिया गया है कि इनके बीच में डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन अब हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि हमारा सेंटर ऑफ मास, हम मान लेते हैं कि 2 kg से D1 डिस्टेंस पे है और 4 kg से कितने डिस्टेंस पर है, D2 डिस्टेंस पर है। ये बात समझ में आ गई है आपको। अब D1 कैसे निकालेंगे, और ये M1 की वैल्यू हो गई और ये किसकी वैल्यू हो गई, M2 की। तो अब हम सीधे सीधे क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज कर लेंगे स्टूडेंट। D1 इक्वल टू D M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो डिस्टेंस 12 था, सेकंड मास 4 था, और ये हो गया 2 + 4। तो D1 देखिए कितनी जल्दी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 48/6। अब आप कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। तो देखिए क्विकली आप फॉर्मूले का यूज करके हम इसे निकाल सकते हैं। तो ये 2 kg था और ये कितना kg था, 4 kg था। टोटल डिस्टेंस कितना था, 12 सेंटीमीटर था। तो ये डिस्टेंस हमने कितना निकाला, 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया। ये कितना होगा, क्योंकि 12 में से 8 चलेगा तो ये कितना बचा आपका, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास को हम इजीली टू पार्टिकल सिस्टम के लिए बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कहाँ होगा। तो मूवमेंट का जो अप्रोच है ना, ये इसको आपको दो चीजों को आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये मोमेंट ऑफ मासेस है। M1 का मूवमेंट M2 के मूवमेंट को बैलेंस करेगा। मूवमेंट निकालना मास का बहुत सिंपल है। मास को हम सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर फॉर्मूला नहीं मालूम है तो आप फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को जरूर याद रखिए। इनकी मदद से हम इन सब चीजों को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो टू पार्टिकल के सिस्टम को, अब ये देखिए, ये जो अप्रोच है इसको हम बहुत ज्यादा कई जगह यूज करेंगे। ओके, इफ यू हैव नोटेड डाउन प्लीज टेल मी, क्योंकि अब हम इसे क्लियर करने जा रहे हैं। अब देखिए, three bodies of equal masses are placed at 0 0 a 0 and a by 2 root 3 a by 2. Find out the coordinates of center of mass. इस तरह का क्वेश्चन हमें हमेशा स्टूडेंट मिल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब हम एक टेक्निक यूज करेंगे। आप उसको बड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हम मासेस को बताएंगे। मासेस इक्वल है, ये हो गया हमारा m, और दूसरा मास है a0 पर, यहाँ कहीं होगा, और तीसरा मास है a/2 √3 a/2, ये कहीं यहाँ पर होगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे सबसे पहले हमें ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद ये 0 0 है और ये है a0,
और ये है a/2 √3a/2। अब ये ड्रॉ भी नहीं करते हम तो भी हम इसे कर सकते थे। तो अब देखिए व्हाट इज x1 0, x2 a एंड x3 a/2। उसी तरह y कोऑर्डिनेट को देखिए, y1 0, y2 हो गया हमारा 0 और y3 हो गया हमारा √3a/2। I advise you that you should calculate yourself m1 x1। अब कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो हम इसे बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, आप कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यूज रखनी है। तो आई वुड लाइक कि आप इसे खुद सॉल्व करें और मुझे वैल्यूज बताएं। सो आई लीव आंसर अप टू यू, प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर। m तो कैंसिल हो जाएगा, तो xcm हम निकाल सकते हैं। x1 plus x2 plus x3 divided by 2, 0 plus a by 2 upon 3m आएगा, इसलिए ये 3 हो गया। एंड ycm will be y1 plus y2 plus y3 √3a by 2 divided by 3। तो m plus m 3m होगा, ऊपर भी m कॉमन होकर m कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप सेंटर ऑफ मास को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप फिगर भी नहीं ड्रॉ करें तो भी आपको यहाँ दिख तो रहा है कि भाई x1 कितना है 0, x2 कितना है a, x3 कितना है a/2, y1 है 0, y2 है 0 और y3 है √3a/2। इक्वल मासेस हैं तो हम इसे बहुत डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्लियर इट। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो xcm आएगा आपका 3a/2 अपॉन 3a/2 और ये आ जाएगा √3a/2 × 3, तो a/2 √3। Okay, now I am clearing it. So let's move to the next question. अब देखिए, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3 rods of the same mass are placed as shown in the figure। ये कंपोजिट मास हो गया। कंपोजिट मास का मतलब है ये जो शेप बना है ये 3 शेप से मिलकर बना है और यहाँ लकीली तीनों रॉड हैं, आइडेंटिकल हैं। और अगर आप डायग्राम अच्छे से देखें तो कोऑर्डिनेट्स को आप ऑब्जर्व करिए। रॉड्स की लेंथ कितनी है, a। तो रॉड की लेंथ क्लियर हो गई। रॉड की लेंथ कितनी है, a। अब तीनों रॉड्स के हम सेंटर ऑफ मास को लोकेट करेंगे। हम जानते हैं यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पर होता है, ये होगा, ये होना चाहिए a/2 और इसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए a/2, 0। इसके बाद इस रॉड का सेंटर ऑफ मास लोकेट करिए, ये भी a/2 होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, हमें कोऑर्डिनेट चाहिए कंपोजिट मास के केसेस में, क्योंकि ये y एक्सिस पे है और हम जानते हैं कि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब ये देखिए, ये रॉड AB का सेंटर ऑफ मास है। अब इसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं मालूम,
तो हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यही इस पूरे क्वेश्चन में सबसे जोरदार चीज है। तो पहली रॉड का मास हो गया m, दूसरी रॉड का मास हो गया m, तीसरी रॉड का मास हो गया m। पहली रॉड का सेंटर हमें मिल गया a/2, 0 पर, और दूसरी रॉड का सेंटर मिल गया। देखिए अब हमें हमारी ये दिक्कत है कि हम ये कैसे पता लगाएं कि ए बी का सेंटर क्या होगा। तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए पहली चीज, ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये इसका सेंटर है। ये तो हमें मालूम है कि ये कितना होगा, a/2 होगा, a/2 होगा। और ये एंगल्स भी हमें मालूम है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब कोऑर्डिनेट्स हम हमें मानने पड़ेंगे। लेट दिस इज x डैश एंड लेट दिस इज y डैश। सो द कोऑर्डिनेट विल बी x डैश कॉमा y डैश। ओके, अब आपको ये दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये दिख रहा है आपको, अब दूसरे ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, वो ये है। ठीक है, आपको समझ में आ गया, ये सेकंड ट्रायंगल है। अब हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल्स की हेल्प से एक्स डैश और वाई डैश को निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो ऊपर वाला पिंक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए सबसे पहली चीज, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, इसके सामने है परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया इस ट्रायंगल में, और ये हो गया बेस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर डिफाइन करते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। अब हमें हाइपोटेनस की वैल्यू तो दी हुई है a/2। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, परपेंडिकुलर की। तो अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, अब हमें यूज कर लेना चाहिए इसमें साइन 45। क्या यूज कर लेना चाहिए, साइन 45 एक्स डैश अपॉन a/2। और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 टू एक्स डैश अपॉन a। सो एक्स डैश विल बी a अपॉन 2√2। तो भाई अब हमने कोऑर्डिनेट तो निकाल लिया, इसका कितना आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें मालूम चल गया, a अपॉन 2√2। अब जरूरत है हमें y कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए। तो नीचे वाला जो रेड ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसमें आप क्या करिए, अब देखिए सबसे पहले परपेंडिकुलर डिसाइड करिए। ये एंगल क्या है, 45 डिग्री, तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे साइन 45 डिग्री इक्वल टू y अपॉन a/2। तो उसी तरह से 1/√2 टू y डैश अपॉन a। तो y डैश की वैल्यू भी आ गई भाई, a अपॉन 2√2। अब देखिए आपने x डैश भी निकाल लिया, आपने y डैश भी निकाल लिया, तो थोड़ा इसको यहाँ लिख देते हैं, y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास। तो इस क्वेश्चन से आप सीखिए कि कंपोजिट मासेस के सेंटर ऑफ मास को हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे कंपोजिट मास क्यों बोलेंगे, क्योंकि तीन रॉड मिलकर एक कंपोजिट मास बना रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सभी इंडिविजुअल मासेस का सेंटर ऑफ मास लोकेट करते हैं, और ये मानते हुए कि एक यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ होता है, वो उसके मिड पॉइंट पर होता है। तो थोड़ा रॉड को नंबरिंग भी कर दें, ये फर्स्ट हो गई, और ये हो गई सेकंड, और ये हो गई थर्ड। अब हम अपना सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आप मुझे सबसे पहले बताइए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। तभी अगली बात करेंगे।
ये पहली रॉड हो गई, ये दूसरी रॉड हो गई और ये तीसरी रॉड हो गई। गुड। तो एक्चुअली क्या है, अगर इफ यू रियली वांट टू पास द एग्जामिनेशन तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वी शुड अंडरस्टैंड हाउ द क्वेश्चन हैव बीन सॉल्व। अब अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्या क्या नोट करना है। अच्छा, तीनों रॉड्स का मास तो सेम ही है। और पहली रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास क्या है, का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, a/2 0। तो ये हो गया x1 कितना हो गया a/2 और y1 हो गया 0। अब दूसरी रॉड के लिए x2 0 हो गया, दिख रहा है आपको, x2 0 हो गया और y2 कितना हो गया a/2। अब तीसरी रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है a/2 x3 और ये हो गया y कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया y3 इक्वल टू a/2। अब ये वैल्यूज हमें मालूम है, तो अब हम इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने लिखा x1 a/2, x2 0 और x3 a/2। उसी तरह आपने लिखना है y1 0 है, y2 a/2 है और y3 भी कितना है a/2 तो चलिए अब हम इस पोजीशन में पहुंच गए कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको क्लियर करने जा रहे हैं स्टूडेंट। अब बहुत आसान है, बाकी चीजें हम कर सकते हैं। चलिए कंपोजिट बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। XCM mx1 प्लस mx2 प्लस mx3 अपॉन m। ठीक है, तो m तो कैंसिल हो गया, ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए, a/2 0 प्लस a/2 डिवाइडेड बाय 3। एक काम करिए, a/2 को कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर में, तो ये बचेगा 1 प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया a/6 1 प्लस 1/√2। इसी तरह क्योंकि हम देखते हैं कि y1 y2 y3 भी इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं कि भाई YCM भी क्या होगा a/6 1 प्लस 1/√2। तो ये तरीका होता है किसी भी कंपोजिट मास के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने का। These are all I have selected the questions so that the understanding level of student should increase. तो सिंपल यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसको सीखना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल के सामने वाली साइड होती है हम उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। हमेशा परपेंडिकुलर डिसाइड करना चाहिए। ओके, सो वी आर मूविंग नेक्स्ट। बाकी काम आसान था, सबसे इंपॉर्टेंट था x1 x2 x3 को लोकेट करना। अब ये देखिए, ये एक्सपेक्टेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक डिस्क दी हुई है रेडियस r की और हमने सपोज किया है कि डिस्क का जो सेंटर है वो ओरिजिन है और इस डिस्क से हम एक यूनिफॉर्म थिन शीट ऑफ मेटल, हाँ ये यूनिफॉर्म डिस्क है, a circular hole of radius r/2। ये देखिए, ये रहा सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/2। इससे निकाल देते हैं, कट कर देते हैं। with the hole being tangent to the rim of disk। ये जो होल है, ये रहा डिस्क का रिम। रिम समझते हैं आप, आउटर सर्कमफेरेंस को हम क्या कहते हैं, रिम। तो जिस होल को आपने कट किया है वो होल रिम को टच करता है। तो यहाँ हमने y एक्सिस पे लिया, आप चाहे तो इसे कहाँ ले सकते हैं, x एक्सिस पर भी ले सकते हैं। तो पहली बात,
ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसको सॉल्व करना स्टूडेंट बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम मास कैलकुलेट करेंगे। अब मास ऑफ डिस्क, तो सबसे पहले हमने सपोज किया let the mass of disk is equal to capital M। फिर हम रो कैलकुलेट करेंगे, मास पर यूनिट एरिया। अब मास ऑफ होल निकालना है, तो रो इंटू एरिया, होल का एरिया। ये 4 क्यों आया? क्योंकि r/2 का स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम रो की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो हमें मास ऑफ होल, तो स्टेप बाय स्टेप को आप क्वेश्चन समझिए, मास ऑफ होल हमें मिल जाएगा। तो देखिए पाई आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, जो हमारा पोर्शन हम जैसे रिमूव करते हैं उसका मास हमें निकालना है। ये हमारी पहली स्टेप होगी। इसको सीखना होगा आपको। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि इस स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड इट? प्लीज टेल मी। तो ये तो हो गई पहली अप्रोच। अब दूसरा, हमने ये सपोजिशन जो किया है यहाँ पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, ये यहीं कहीं होगा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि वो वाई एक्सिस पर है, और हमने सपोज कर लिया वाई कोऑर्डिनेट है वाई सी। तो थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? वाई सी होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को करा कैसे जाता है, आप इसे डायग्राम बना लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया? आप चाहें तो इसे एक्स एक्सिस पर भी ले सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली स्टेप होती है कि जिस चीज को आपने रिमूव किया, कट ऑफ किया है, उसका आप मास निकाल लें। तो उसके लिए हम मास पर यूनिट एरिया, क्योंकि डिस्क यूनिफॉर्म है, थिन है, तो हमने उसका मास सपोज कर लिया और मास पर यूनिट एरिया को फाइंड आउट कर लिया। फिर हमने मास ऑफ होल को निकाल लिया। अब यहाँ पे दो बॉडी हो गई, एक तो पूरी डिस्क हो गई, दूसरी बॉडी हो गई जो उससे रिमूव की गई है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हमने निकाल लिया, क्योंकि हमने पूरे सिस्टम को कैसे ले लिया? वाई एक्सिस पे ले लिया। आप चाहे तो इसे एक्स एक्सिस पर भी ले सकते हैं। अब देखिए दूसरी बात, ये टच करता है, इसका मतलब क्या है? ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? आर के इक्वल होना चाहिए, इसलिए ये सेंटर से पास होता है। अब देखिए, अब कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा। एक मिनट, ये तो होगा हमारा, एक मिनट, यहाँ थोड़ा हमें अप्रोचेस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये तो होगा हमारा इस रिमूव्ड मास का सेंटर। कितना होगा? 0, r/2। आई एम सॉरी, तो सेंटर ऑफ मास इसी वाई एक्सिस पर होगा। कहाँ होगा ये हमें नहीं मालूम, तो थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। इसी वाई एक्सिस पर होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए अगले स्टेप में हम इसे करेंगे। एक्स सी एम तो 0 हो गया, वाई सी एम। अब सबसे पहले डिस्क, डिस्क का जो डिस्क है, आपको दिख रहा है, ये जो डिस्क है इसका सेंटर कहाँ पर है? ये पूरी डिस्क काटने से पहले इसका सेंटर कहाँ था? 0 0 हमने ले लिया था, m इंटू 0 माइनस रिमूव पोर्शन। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिमूव किया, m/4 इंटू, ये देखिए r/2, और इसका मास हम निकाल चुके हैं m/4, और इसका सेंटर ऑफ मास कितना है? r/2।
upon m plus m by 4. So YCM will be, ये तो 0 हो गया, तो ये बचा माइनस MR बाय 8 और ये हो गया 5MR m by 4. फ्रैक्शन को एडजस्ट करो, ये हो जाएगा 4 बाय 5n. अब m को m से कैंसिल करो, 4 से 8 को कैंसिल करो 2, तो YCM विल बी माइनस R बाय 10. तो सबसे पहले तो जरूरी था स्टूडेंट, ये जो कंसेप्ट है ना हमारी, ये माइनस वाली, इसको ध्यान रखने की जरूरत है. ऐसे जितने भी क्वेश्चंस अगर आपके पास वर्कबुक में अवेलेबल हैं और मॉड्यूली में अवेलेबल हैं तो आप उन्हें करिए. जो रिमूव है उसके मार्क्स को हमें माइनस करना पड़ेगा. तो ये हमारा आंसर आ गया माइनस, कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया माइनस R बाय 10. अब हम उसे लोकेट कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, मास निकालना है. और आप देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका सेंटर क्या होगा, ये देखो ना आप, इसका सेंटर क्या होगा, इस पूरे डिस्क का 0,0 नहीं होगा. और इसका सेंटर क्या होगा, तो बस हमने सेंटर ऑफ मास की थ्योरी लगा दी. सेंटर ऑफ मास की थ्योरी लगा दी. अब हमें मालूम चला कि सेंटर ऑफ मास माइनस R बाय 10 पर है, तो भाई ये माइनस R बाय 10 ये यहाँ का ही होगा. ये देखिए, क्योंकि ये निगेटिव y एक्सिस है और ये डिस्टेंस होगा R बाय 10. मास निकाल लो रिमूव पोर्शन का. मास पर यूनिट एरिया को समझो कैसे करते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस और भी क्लासेस होंगी सेंटर ऑफ मास की. विल हैव मोर नंबर ऑफ क्लासेस. आप क्वेश्चंस ढूंढिए, मॉड्यूली में भी हैं और वर्कशीट्स में भी हैं, कंडक्टेड टेस्ट में भी हैं. आप मुझे भेजिए, पहले आप उसे सॉल्व करके देखिए, फिर नहीं बनता है तो आप मुझे भेजिए, तो हम उसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये थी कि भाई एक्स सेंटर ऑफ मास क्या है. हमने वाई एक्सिस से पूरे सिस्टम को ले लिया, और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0. और यहाँ पे क्या था, फिर से m इंटू 0, क्योंकि क्यों 0, ये देखिए 0 0 दिख रहा है आपको. और ये क्या दिख रहा है R बाय 2. रिमूव पोर्शन माइनस रिमूव पोर्शन का मास, उसका सेंटर ऑफ मास अपॉन m. एक मिनट, यहाँ हमने थोड़ी सी गलती कर दी, m माइनस m बाय 4 होना चाहिए, क्योंकि वो तो रिमूव हो गया है. इस गलती को सुधारना बहुत जरूरी है. तो ये देखिए, और m में से m बाय 4 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3m बाय 4. एक गलती करनी है बस, तो बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी. ये देखिए, इस तरह से हम आंसर को क्या कर सकते हैं, चौपट कर सकते हैं. अब चलिए, सो एनीवन कैन डू द मिस्टेक. अब देखो क्या करो, माइनस MR बाय 8 और ये हो जाएगा 4 बाय 3m. m से m को कैंसिल करो और 4 से 8 को कैंसिल करो 2. तो ये देखिए आंसर बदल गया, माइनस R बाय 6 आ गया. तो ये R बाय 10 को तो हटाना पड़ेगा भाई. ये R बाय 10 नहीं है, ये क्या है, R बाय 6 है. एक गलती करें, अब समझ में आ गया आप लोगों को कि नहीं आया, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इसको करिए, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं. और डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे क्वेश्चंस भेजिए, ढेर सारे क्वेश्चंस भेजिए सेंटर ऑफ मास के, और करिए आप. एंड आफ्टर संडे टेस्ट इवनिंग में आप पूरा टाइम डिवोट कर दो सेंटर ऑफ मास के लिए.
20-25 क्वेश्चन आपको मॉडली और कंडक्टेड टेस्ट और वर्कशीट में मिल जाएंगे। जो जो नहीं बने आप मुझे भेजते जाओ। अगर आप संडे को भेज देंगे बाय 9 इन द नाइट, तो मंडे की क्लास में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। 9 बजे के बाद भेजेंगे तो नहीं हो पाएंगे। तो ये क्वेश्चन में देखिए गलती रिमूव करा है, इसलिए ये क्या होगा, रिमूव करने के कारण ये क्या होगा, माइनस होगा। बस इसी का ध्यान रखना है, एडिंग नहीं है, क्योंकि हमने उसको रिमूव करा है। रिमूव, ओके। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो वी विल गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू वन सिंगल क्वेश्चन। अब इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। एक मिनट, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? ओके, अच्छा ब्लैंक है ना, ठीक है। अब दिख रहा है? स्टूडेंट एक काम करते हैं, एक हम 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ एक मिनट इशू, एक मिनट, सम इशू इज देयर। ओके, अब दिख रहा है? प्लीज टेल मी। फिर से देखिए और मुझे बताइए। अब दिखना चाहिए। हाँ ब्लैंक दिख रहा है, लेकिन दिख तो रहा है ना। अब दिख रहा है? हाँ, बस ये बात जवाब दीजिए आपकी, ये आपको दिख रहा है? ओके ओके, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये बताया करो कि क्या दिख रहा है और क्या नहीं, है ना। ब्लैंक तो होगा ही ना, उसमें कुछ लिखा नहीं है तो आएगा कहाँ से। चलिए तो आगे हम बात कर रहे हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ये है आपका, और इससे हमने रिमूव कर दिया। ये देखिए, इसका सेंटर ले लो, ओरिजिन है ना। ये हो गया 0 0, और ये जो डिस्क है इसकी रेडियस कितनी ले ली हमने, डिस्क की रेडियस है r, और हमने रिमूव किया r/3 रेडियस का। तो सबसे पहले हमें रिमूव पोर्शन का क्या करना पड़ेगा, रिमूव पोर्शन का हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मास निकालना पड़ेगा। अब थोड़ा रिमूव पोर्शन बता देते हैं, ये रहा आपका रिमूव पोर्शन। और ये भी दिया जाएगा कि वो कितने डिस्टेंस पे रिमूव हो गया। ये भी तो दिया जाएगा भाई कि वो कितने डिस्टेंस पे रिमूव हुआ है। ये सब वैल्यूज आपको दी जाएंगी, नहीं तो आप इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये दे दिया r/2 डिस्टेंस। तो सबसे पहले ऐसे केसेस में आपको रिमूव पोर्शन का क्या निकालना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा। अब देखिए, मास पर यूनिट एरिया क्या है, रो, पूरे डिस्क के ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। मास ऑफ रिमूव पोर्शन, इसको सीखें, टाइम लगता है इन सब चीजों में। तो रो इंटू उसकी रेडियस, पाई r/3। क्योंकि रो है मास पर यूनिट एरिया, तो इसका एरिया निकाल लिया, पाई इंटू r/3। रो की वैल्यू रख दी, m/πr²। बहुत आसान है, सीख लेंगे तो बनना शुरू हो जाएगा। तो आंसर आ गया m/9।
अब देखिए एक ट्रिक के बारे में बात करते हैं। ये देखिए ये कितना दिख रहा है, r/3। अगर रिमूव पोर्शन की रेडियस r/3 है तो उसका मास होगा m/3 का स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में आप देख रहे थे रिमूव पोर्शन की रेडियस कितनी थी, r/2। r/2 टू दिख रहा है ना, उसका मास कितना होगा, m/4। तो स्पीडली क्विकली आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अब ऐसे क्वेश्चन है कि एक रिमूव पोर्शन है और उसकी रेडियस है r/4, तो उसका मास कितना होगा, आप खुद बताइए। अगर डिस्क का मास m है तो उसका मास कितना होगा, ये 4 दिख रहा है ना, तो 4 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, m/16। ऐसे क्वेश्चंस करिए और आप मेरे को भेजिए, ठीक है। अब देखिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास of a system of 3 particles of masses 1 kg, 2 kg and 3 kg। तो m1 1 kg है, m2 2 kg है और m3 कितने kg है, 3 kg है। और r1 तो दिया ही हुआ है आपको। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा भाई, r इक्वल टू, हम सिंपल फॉर्मूला यूज करें तो आप इसे खुद सॉल्व करें, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। और मुझे आप टाइप करके भी आंसर भेज सकते हैं, 3i प्लस 2j ELUS माइनस 5k माइनस 5k mi। माइनस को कैसे लिखोगे, टाइपिंग में, प्लस को कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल है, ELU प्लस, माइनस को कैसे लिखोगे। अब जैसे आपका सपोज करिए, ये सीखिए आपका आंसर आ रहा है 7i माइनस 2j प्लस 3k, तो आप उसे टाइप कैसे करेंगे, 7, एक मिनट, 7i माइनस 2j प्लस 3k, लाइक दैट। तो आप इसको खुद कैलकुलेट कर लीजिए। तो आई एम नॉट सॉल्विंग दिस, है ना, ये तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था कि कैसे आपको करना है। अब आपको m1 भी मालूम है, m2 भी मालूम है और m3 भी मालूम है, आपको पोजीशंस भी मालूम है, r1 r2। और यहाँ थोड़ा एक करेक्शन है तो वो मैं आपको जरूर कर देता हूँ। ये 4j है ना, तो i माइनस 4j प्लस 2k, जो r3 दिया हुआ है i माइनस 4j प्लस 2k, वो गलत टाइप हो गया है। ओके, नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4 particles of masses, क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करेंगे, of masses m, 2m, 3m, 4m are placed at the corners of a square of side A, find out the coordinates of center of mass। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो m के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0, स्क्वायर की साइड है a, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए a, 0। फिर स्क्वायर की साइड है a, तो हम a ऊपर जाएंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया, x तो a था, a, a, ये भी a है, पर ये y एक्सिस पर होने के कारण इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, a। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, व्हाट इज m1, m, m2 2m, m3 3m और m4 4m। अच्छा, m का x कोऑर्डिनेट x1 0, 2m का x कोऑर्डिनेट, देखते जाइए जो मैं बोलता जा रहा हूँ। अब 3m का x कोऑर्डिनेट, 4m का x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट m का 0। 1 मिनट का टाइम है, ये बात ध्यान रखना। y कोऑर्डिनेट 2m का
0, 3m का y कोऑर्डिनेट a, 4m का y कोऑर्डिनेट दिख रहा है a। अब करना कैसे है, एक्सीएम, सिंपल यूज ऑफ फॉर्मूला, आप खुद करिए। m1 x1, m2 x2। एक क्लास में सिर्फ सीखिए ही नहीं, प्रैक्टिस करना भी सीखिए। m4 पार्टिसिपेट करिए अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। उसी तरह y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 अपॉन यस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो सेंटर ऑफ मास निकालिए। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ। अब मुझे आंसर बताइए सेंटर ऑफ मास का। वैल्यूज पुट करिए, टेक योर टाइम। आप वैल्यूज पुट कर दीजिए और फिर मुझे सेंटर ऑफ मास का आप आंसर बताइए। अब एग्जामिनेशन में ये भी पूछा गया था, एक और तरीके से इसे पूछा गया था, तो वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। वो क्या पूछा गया था वो मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। वो पूछा गया था कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास इस तरफ, मान लीजिए ये है सेंटर ऑफ मास, उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा XCM YCM। तो पूछा था सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी। तो उस डिस्टेंस को निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे d। अगर सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से डिस्टेंस है तो वो हो जाएगा XCM स्क्वायर प्लस YCM स्क्वायर। What is d? You can write it down that d is the distance of center of mass from the origin। d क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये भी पूछा गया था। ओके, यू आर नॉट गिविंग मी आंसर, यू नीड टू कैलकुलेट विद मी। बिल्कुल स्टैचू बन के नहीं रहना है, साथ साथ कैलकुलेट करिए। नो आंसर इज आर कमिंग फ्रॉम योर साइड। सिर्फ नोट ही नहीं करना है, उसको कैलकुलेट करना है। क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। एक आंसर आ गया। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। बट यू आर गिवन ओनली 1 मिनट टाइम। इस बात का आपको बड़ा ध्यान रखना है। एक मिनट में आपको आंसर भी निकालना है।